फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं। रिवाइज तो नहीं कहेंगे, जहां आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर से इंटर जीएसटी देखने वाले हैं, जहां पे हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को भी धीरे धीरे छोटा छोटा रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है सर, ये 30 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम के लास्ट डे पे देख लेने चाहिए। अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, वाई वॉज द नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखो बहुत ही सिंपल है सर, कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए अमेंड करा था क्योंकि आर्टिकल 246A मिक्स पावर देना चाहता था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सीजीएसटी और एसजीएसटी लाने के लिए। तो आर्टिकल 246 तो था, पर हमें आर्टिकल 246A लाना था जिससे दोनों को पावर्स मिले, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों मिलके सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर पाए। तो देखो सर, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अर्लियर द फिस्कल पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट वर क्लियरली डीमार्केटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन with almost no overlap between the respective domain। सेंट्रल की पावर अलग, स्टेट की पावर अलग। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह भी बताया था सर, 3 स्केड्यूल, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, या हम ऐसा कह सकते हैं 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 में सेंट्रल की पावर्स है, लिस्ट 2 में स्टेट की पावर्स है, और लिस्ट 3 में मिली जुली पावर्स है। तो सेंटर के पास पावर था to levy the tax on manufacture of goods except alcoholic liquor for human consumption। तो लिकर को हटा दो, और लिकर को हटा के जो भी हमारा एक्साइज ड्यूटी लगेगी उसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट के पास पावर था ऑन द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखो, इन केस ऑफ इंटरस्टेट, सेंट्रल हैड द पावर टू लेवी सेंटर स्टेट but taxes was collected and retained by the state। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में टैक्स कलेक्ट तो सेंटर करेगा बट बटेगा किसको? स्टेट को। ठीक है, और सर्विसेज में तो सर पूरा सर्विस टैक्स सेंट्रल के हाथ में था। जीएसटी जब आया तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 101 अमेंडमेंट एक्ट पास करा, और इस अमेंडमेंट में हम एक नया आर्टिकल लाए, आर्टिकल 246A, जिसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिली जुली पावर दी। ठीक है, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। फिर लिस्ट एनी 4 सेंट्रल लेवीज एंड स्टेट लेवीज विच आर सबसम्यूम्ड इन जीएसटी। तो सेंट्रल लेवीज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, और सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल सीवीडी भी आप इसमें लिख सकते हैं। स्टेट लेवी, स्टेट का वेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारे स्टेट के टैक्सेस लेवी हो गए थे और सबसम्यूम हो गए थे टोटल जीएसटी में। ठीक है, ऐसे टोटल 17 टाइप के टैक्सेस थे जो जीएसटी में सबसम्यूम हो गए थे। अगला चैप्टर है हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी। बस ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही हर चैप्टर में से जो आपको लास्ट डे पे देख के जाने। अब सप्लाई अंडर जीएसटी में बहुत टाइम हो गया है, ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अटेम्प्ट में आ सकता है। चलो, द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल डीटी ऑफ मिस्टर अमन गोयल एंड हिज फैमिली इज लोकेटेड एट बैरी, हरियाणा। टेम्पल इज रन बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। फैमिली हैज गॉट अनशेकेबल फेथ। तो फैमिली में बड़ा भरोसा है इन देयर एंसेस्ट्रल डीटी। अमन इज अ बिग एंटरप्रेन्योर हैविंग द फ्लरिशिंग बिजनेस ऑफ टाइल्स इन गुरुग्राम। Upon the birth of their first child, he donated rupees 10 lakh to the said temple for construction of a sitting hall. On the main door of sitting hall, a name plate was placed stating, donated by Mr. Aman Goyal upon the birth of his first child। तो भैया इन्होंने 10 लाख डोनेट करे, और इन्होंने टेम्पल को बोला कि ऐसा लिखो कि भैया डोनेटेड बाय अमन गोयल अपॉन द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। इन्होंने पूछा कि बताओ इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब चलो इधर देखो, देखो 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि देयर इज नो सफिशिएंट कंसिडरेशन। कौन सी 3 कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आज तक यहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ही गिफ्ट करा,
दूसरी कंडीशन, गिफ्ट, पर्पस ऑफ गिफ्ट इज फिलेंथ्रोपिक, देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट। हाँ सर, यहाँ पे फिलेंथ्रोपिक पर्पस से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और तीसरी कंडीशन, पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, कि जो भी हमने पेमेंट करा वहां पे हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमको जेन्युइनली गिफ्ट देना था। और एक और चीज, इंडिविजुअल ने गिफ्ट दिया है। किसने गिफ्ट दिया है? इंडिविजुअल। तो सर यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट हैज बीन क्लैरिफाइड वाइट सर्कुलर। सर सर्कुलर नंबर याद रखना है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखना कि आप ऐसा नहीं लिख के आओगे एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि ये बात प्रोविजन में दी ही नहीं है। ये तो एक सीबीआईसी का सर्कुलर है, तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर रिलेवेंट सीबीआईसी सर्कुलर, बस इतना सा ध्यान रखना। और सर्कुलर यही बोलता है कि व्हेन द नेम ऑफ डोनर इज डिस्प्लेड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बाय प्लेसिंग अ नेम प्लेट और सिमिलर एक्नॉलेजमेंट, कि जब किसी ने कोई दान दक्षिणा करी और सिर्फ दान दक्षिणा में सामने वाले ने अपना नाम लिखवाया, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलेंथ्रॉफी, कि हमारा ग्रेटिट्यूड था एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ फिलेंथ्रॉफी, और यहां पे हमारा कोई भी पब्लिसिटी देने का मैनर नहीं है, एंड इट इज नॉट गिविंग पब्लिसिटी सच दैट इट इज एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे देयर इज नो क्विड प्रो क्यू, ये ध्यान रखना। देखो एग्जाम में अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, अंडरलाइन करो, डब्बा बनाओ, मेन वर्ड्स को अंडरलाइन और डब्बा बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जामिनर के चेकिंग पर्पस के लिए भी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये वर्ड्स ध्यान रखना, क्विड प्रो क्यू, फिलेंथ्रोपिक, तो देयर इज नो क्विड प्रो क्यू ऑन द पार्ट ऑफ रेसिपिएंट टू डू समथिंग, देयरफॉर देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी। बस, और फिर वो जो 3 कंडीशन है वो आपको यहाँ पे बता के आनी है। डन क्लास। देखो कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, फर्स्ट यू शुड राइट प्रोविजन, देन एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन। इसमें एक और चीज याद रखना, क्वेश्चन के बाद ही आप अंडरलाइन या डब्बा बना के आओगे, उससे एग्जामिनर को बड़ी सहूलियत होती है आपकी कॉपी चेक करने में। अगर आपने उसको बहुत कष्ट दिया तो आपके नंबर बहुत डिडक्ट करेगा। ठीक है, चलो। हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड बिल्डर अंडर जीएसटी, has got a permission to build 5 floors from municipal project for one of its project at सूरजनगर। ठीक है भैया, परमिशन मिली हुई है। आदित्य कंस्ट्रक्शन और नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अप्रोच्ड हैप्पी कंस्ट्रक्शन टू डिस्कस रिगार्डिंग ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट अराइजिंग आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 फ्लोर्स। तो भैया पड़ोसियों को आनाकानी तो होती है, आदित्य भाई को दिक्कत हुई, आदित्य भाई ने बोला भैया हमारी जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो रही है, इसलिए आप 5 फ्लोर की जगह पे सिर्फ कितने फ्लोर बनाओ? 3 फ्लोर। उसके बजाय हम आपको 20 लाख रुपए और देते। मतलब आदित्य ने ऐसा बोला हैप्पी को कि आप 3 बनाओ और हम आपको 20 लाख ऊपर से देते। हैप्पी कंस्ट्रक्शन ने हाथ फैला लिया, बोले डन भाई डन। और इट मे बी नोटेड दैट आदित्य इज नॉट रेडी टू पे एनी फर्दर अमाउंट टू हैप्पी कंस्ट्रक्शन। भैया हम तो 20 लाख के देंगे, 20 लाख के ऊपर एक ढेला भी नहीं मिलेगा। Briefly explain with the correct legal provision whether the above amount received as compensation is liable to GST or not, and if considered as taxable, calculate the total GST payable। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 3 चीजें होती हैं, टू डू एन एक्ट, टू रिफ्रेन एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट। अगर ये 3 चीजें हैं, रिफ्रेन, डू और टॉलरेट, तो ये सारी चीजें स्केड्यूल 2 में अलग से बताई गई हैं। इन सबको हम सर्विस ट्रीट करेंगे और इन सब पे जीएसटी लगाएंगे अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती है। कौन सी 2 कंडीशन? पहली, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, सेलर और बायर के बीच में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन द रिटर्न, कि दोनों के बीच में कुछ पैसे का आदान प्रदान होना चाहिए। सर एग्रीमेंट है? हाँ है। क्या कंसिडरेशन जा रहा है? हाँ भैया 20 लाख का कंसिडरेशन भी जा रहा है। तो सर क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? हाँ राजा इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सर क्या मानेंगे इसको? हम मानेंगे स्केड्यूल 2 में सर्विसेज का ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, जीएसटी लगा देंगे। सर कितना जीएसटी लगेगा? राजा क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम ऊपर से 1 भी रुपया
अलग से नहीं देंगे। तो ये जो 20 लाख है इसके अंदर जीएसटी शामिल है, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/118, इतना सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, चलो अगला चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी बहुत ही सिंपल, आओ इसके अभी क्वेश्चन देखें। मिस्टर प्रियम, अ डायरेक्टर ऑफ सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइडेड द सर्विसेज टू कंपनी फॉर अ रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 1,25,000। तो डायरेक्टर भाई को 1,25,000 रुपये मिले। ब्रीफली आंसर वेदर द जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द below mentioned independent cases. If yes, who is liable to pay GST? Mr. Priyam is an independent director and not an employee of a company. ठीक है। Second case, Mr. Priyam is an executive director and employee of Sun Moon Company. Out of total remuneration of 1,25,000, 60,000 has been declared as salary. तो 1,25 में से 60 सैलरी है, तो बचा कितना? 65,000। तो 65,000, अच्छा 60,000 पे टीडीएस 192 में कटा है और 65,000 में टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 194J। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जीएसटी लगेगा या नहीं। अब देखो यार, डायरेक्टर है, अगर डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो वो तो स्केड्यूल 3 में ही कवर्ड है। स्केड्यूल 3 में सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर तो जीएसटी की बात नहीं होगी। पर अगर डायरेक्टर को फीस मिल रही है और जिसके ऊपर जो टीडीएस कट रहा है वो कट रहा है अंडर 194J, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी को जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है। और एक और चीज, अगर डायरेक्टर प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विसेज नहीं दे रहा है और पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है, तो उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में डायरेक्टर को ही टैक्स देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अब सर आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पैरा 1 ऑफ स्केड्यूल 3, देखो स्केड्यूल 3 तो याद ही होना चाहिए, पैरा 1 याद हो या ना हो। तो स्केड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट जिसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होती। तो एज पर पैरा 1 ऑफ स्केड्यूल 3, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर in the course or relation to employment are non-supplies, that is neither supply of goods nor supply of services। फिर उन्होंने बोला कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयज, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है उन्हें जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है डेट आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 एंड आर देयरफॉर टैक्सेबल। और ये जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है दिस इज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो सन मून कंपनी को जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड एज सैलरी, जिसके ऊपर टीडीएस कट रहा है अंडर 192, तो अगर टीडीएस 192 में कट रहा है तो भैया उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। पर अगर 194J में कट रहा है तो वो जो 65,000 रुपए, तो देखो पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अदर देन द सैलरी जिसके ऊपर टीडीएस कट रहा है 194J में, तो वो जो 65,000 रुपीज है ना उसके ऊपर जीएसटी की बात हो जाएगी और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप रीड मान लेना, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और अगर हमारा डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विसेज दे रहा है तो कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। ठीक है। 6 वाला कंपोजिशन स्कीम। Messrs T is a registered dealer of Andhra Pradesh trading in different types of machinery and different types of services. Their aggregate turnover was 1.32 crores. It was first year, so they had not started for providing services related to machinery. From 23-24, they are planning to provide repair and maintenance services of 6.25 lakh, for which they have to purchase some raw material of 5 lakh. क्या कंपोजिशन ले सकता है? सर देखो, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और 150 लाख तक है तो कंपोजिशन ले सकता है। अब पहले एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ लेना कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है सर, ये हमारा कहाँ पे है? रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स तो नहीं है, तो जब स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स नहीं है तो 150 लाख की लिमिट रहेगी, और क्योंकि 150 लाख की लिमिट रहेगी तो कंपोजिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, सर क्या कंपोजिशन लेने के बाद सर्विसेज दे सकते हैं? हाँ, तो सर्विस भी दे सकते हैं। कितनी? 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो इसका 10% हो गया 13,20,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 13,20,000 की सर्विसेज दे सकते हैं।
तो इनको तो सिर्फ कितनी देनी है, 6,25,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्या ये बाहर से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं? राजा बेचने पे दिक्कत है, आप इंटरस्टेट बेच नहीं सकते हो, खरीद तो सकते हो। तो देखो ध्यान से, पहले इन्होंने बताया कि कौन कंपोजिशन ले सकता है, फिर सबसे पहले सिंपली जो पूछा था वो बता दिया। उसके बाद सर्विसेज, अब 10(2)A की बात हो गई कि भैया 10(2)A में 50 लाख वाली लिमिट है, 10(1) में इतनी लिमिट है। फिर एक और चीज इन्होंने बता दी कि अगर आप सर्विसेज देना चाहते हो तो 10(2) ऐसा बोलता है कि आप सर्विसेज भी दे सकते हो अगर आपने गुड्स वाली स्कीम ली है। कितनी सर्विसेज? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो इतनी हम सर्विसेज दे सकते हैं और नो रिस्ट्रिक्शन टू रिसीव इंटरस्टेट, तो सर ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको आंसर कैसे लिखना है, गड़बड़ मत करना एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई। सर Mr. Joy, a unregistered person of Calcutta, West Bengal, sends a courier through Calcutta, West Bengal, based on Mohan Courier Agency to his sister in Mumbai. सर प्लेस ऑफ सप्लाई कुरियर के केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहाँ पे आपने कुरियर, जहाँ पे आपने गुड्स हैंडओवर करे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमने यहाँ पे गुड्स हैंडओवर करे हैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा कलकत्ता वेस्ट बंगाल। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन नहीं, डायरेक्ट आप पहले तो बता दो प्लेस ऑफ सप्लाई ये और फिर कंक्लूजन बता दो। 1-2 मार्क्स के ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। Mr. Nitin, an unregistered person resident at Rewa, Madhya Pradesh, books a two-way air journey ticket from Prayagraj, Uttar Pradesh to Jaipur, Rajasthan on 6 September. He leaves Prayagraj on 11 September in morning flights and land in the Jaipur on the same day. He leaves Jaipur on 15 September. ठीक है, तो भैया बहुत ही सिंपल है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये एकमात्र चैप्टर है जहाँ पे IGST एक्ट का रेफरेंस आता है, बाकी सब में CGST एक्ट का रेफरेंस आता है। सर कंटिन्यूस जर्नी है, 2 प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेंगे। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा निकलेगा प्रयागराज से लेकर जयपुर, और प्लेस ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा था कि जहाँ से आप फ्लाइट में चढ़े, तो आप चढ़े यहाँ से, कहाँ से? प्रयागराज से, वो आ गया एक प्लेस ऑफ सप्लाई, और दूसरा आ जाएगा आपका जयपुर। तो एक आ जाएगा प्रयागराज और जो रिटर्न है उसके लिए क्या आ जाएगा आपका जयपुर। इसको आप पढ़ लेना, मैंने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एट द एंड हम एक एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, रिमझिम लखनऊ में लोकेटेड है। इन्होंने मशीन ली फ्रॉम मानव स्टील लिमिटेड लोकेटेड एट जयपुर फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री। अब सर सेक्शन 10(1)D बोलता है जहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल होगी, असेंबली होगी, वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे बन जाएगा हरिद्वार और उत्तराखंड। देखो इन्होंने सेक्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि इनको याद नहीं है। अगर आपको याद हो, शॉर्ट पता हो तो ही लिख के आना, याद नहीं हो तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी आपके नंबर कट जाएंगे। 8th वाला क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सप्लाई चैप्टर में वारंटी वाला प्लीज करके जाना। मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा इंस्टिंक्ट आ रहा है कि आपके पेपर में वो वारंटी वाले में से अमेंडमेंट क्वेश्चन आएगा, और दूसरा जो इंस्टिंक्ट आ रहा है वो आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जहां पे वो बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस में आपके साथ खेल सकता है। तो आ जाओ। अ कंपनी XYZ is a registered supplier of electronic gadget based in Delhi. Company sells its product through e-commerce platform ShopX, which act as an e-commerce operator. XYZ sells its product to various customer across India, and billing address is different from delivery address. तो कस्टमर का बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है। ऐसा हो सकता है आप अपनी प्रेमिका के लिए कोई गिफ्ट पहुंचाना चाहते हो, आप इंदौर में हो और आपकी प्रेमिका मुंबई में हो, तो बिलिंग एड्रेस आपका और डिलीवरी एड्रेस आपकी प्रेमिका का। On a particular occasion, customer from Bangalore places an order for laptop. Billing address is provided as Chennai और डिलीवरी एड्रेस बैंगलोर। अब डाउट इस बात का है कि भैया चेन्नई है हमारा बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस है बैंगलोर, तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? तो देखो 10(1)CA क्या बोलता है। 10(1)CA आया था अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए,
और इस अनरजिस्टर्ड पर्सन में इसने बोला था कि अगर आपके पास रेसिपेंट का एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसमें इन्होंने एक और चीज बोली थी कि अगर एड्रेस के नाम में सिर्फ स्टेट का नाम भी अवेलेबल है तो भी चलेगा। अब इसमें एक और क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा है। ये क्लैरिफिकेशन इतना सा बोलता है कि सर अगर हमारा दो एड्रेस अवेलेबल है, एक तो बिलिंग और एक डिलीवरी, तो हम दोनों एड्रेस में से कौन सी एड्रेस लें। तो ऐसा सीबीआईसी ने कहा कि हमें बिलिंग एड्रेस से लेना देना नहीं है, हमें डिलीवरी एड्रेस से लेना देना है। तो 10(1) CA में स्पेसिफिकली कहा गया कि हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे वो डिलीवरी एड्रेस से निकालेंगे, हमें मतलब नहीं कि बिलिंग एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस क्या है, बेंगलुरु कर्नाटका, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका। इवन दो बिलिंग एड्रेस कुछ और होगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो अगला जो चैप्टर है एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब is engaged in supplying variety of services. Turnover was 35 lakh. It has provided the following information for the month of April. अलग अलग इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको दी है। ठीक है, देखना है कि भैया जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो फीस फॉर कोचिंग, फीस फॉर कोचिंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भैया कोचिंग है तो कोचिंग के सर्विसेज पे तो जीएसटी लगता है। रिसीट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन प्योरिट यूनिवर्सिटी बीइंग एन सर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा है उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम एंड टू लोटस पब्लिक स्कूल, सर ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है। हाँ तो भैया ये स्कूल ही है तो यहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो सर ये तीनों एग्जेम्प्ट है और फर्स्ट वाले केस में जीएसटी आ जाएगा। अब इसमें ना क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है, कंप्यूट द टोटल जीएसटी लायबिलिटी। तो जब आपसे टोटल जीएसटी लायबिलिटी पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई तो सब जगह लिख के आना है, क्योंकि एग्जेम्प्ट है तो डैश मार के आना, और सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, आया समझ में। सर ये नोट 1 नोट 2 राजा एक एक चीज का आपको बताना पड़ेगा, और मैंने आपको बोला था ये नोट 1 से अच्छा तो हम यहीं पे एक्सप्लेनेशन दे दो। अगर हम यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहे तो ऐसे नोट्स वाइज पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, पर एक एक का रीज़न तो लिखना ही पड़ेगा वरना आपके नंबर कट जाएंगे। भले छोटा छोटा लिखो, इतना बड़ा बड़ा मत लिखो, पर लिखना पड़ेगा। और एग्जामिशन में याद रखना, एग्जामिशन में आप नोटिफिकेशन नंबर कोट कर सकते हैं 12/2017। ठीक है, तो आपके और थोड़े बहुत नंबर का इजाफा हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं जो मैंने क्लास में भी आपको बताई है। एबीसी इंफ्रा पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इन्होंने फॉलोइंग सर्विसेज दिए, तो बताओ जीएसटी लगेगा या नहीं। कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव एज एबीसी अग्रीज टू इंस्टॉल एफ्लुएंट प्लांट ऑल्दो देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। अब देखो सर, हमने अभी बताया आपको सप्लाई चैप्टर में टू रिफ्रेन टॉलरेट, इन तीनों को सर्विसेज माना जाता है। दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, एग्रीमेंट हो और कंसिडरेशन हो। तो सर ये 550 पे जीएसटी आएगा क्या? हाँ जी, 550 पे जीएसटी आएगा। ठीक है, इवन दो देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, अज्यूमिंग एग्रीमेंट है और कंसिडरेशन है, सर 550 पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। दूसरा, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस फॉर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज एज फर्म एनुअल इवेंट, 505 और 242,500, तो 242,500 डिवाइडेड बाय सर 485। अगर आपको याद हो तो सर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट रिकॉग्नाइज हो अनरिकॉग्नाइज हो, अगर वहां पे टिकट प्राइस अप टू 500 है तो वो एग्जेम्प्ट है, और यहाँ पे तो टिकट प्राइस 485 रुपीज है, तो ये भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर्विस गिवन ऑफ बुकिंग एयर टिकट इन इकोनॉमी क्लास फॉर फ्लाइट बिटवीन मुंबई टू मणिपुर। अब सर वो बगदोगड़ा, बैटमैन वाले बगदोगड़ा हो गया, त्रिपुरा हो गया, याद है, मणिपुर हो गया, ये सब जो भी फ्लाइट यहाँ से जाए या यहाँ तक जाए तो वो हमारा क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये 1,20,000 एग्जेम्प्ट रहता है। अब मैंने एक वीडियो भी बनाया था स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए
ये इंस्टीट्यूट इसको एग्जेम्प्ट नहीं कंसिडर कर रहा है, इंस्टीट्यूट इसको बोल रहा है कि हमने भैया सर्विसेज दी है, हमने खुद टिकट नहीं करी है। तो आपको भी ICAI का ही अजम्पशन फॉलो करना है, कर एग्जाम में ये गड़बड़ मत करना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है सर्विसेज गिवन ऑफ बुकिंग ए टिकट, तो हमने सर्विसेज दी है, और ICAI के अजम्पशन के हिसाब से इसको क्या करके आना है, टैक्सेबल करके आना है। नो मैटर हमारा टर्मिनेट मणिपुर में हो रहा, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम खुद टिकट करते तो एग्जाम करते हैं, हमने यहाँ पे दूसरों को सर्विसेज दिया, और ये जो 1,20,000 टिकट का पैसा नहीं है, ये हमने सर्विसेज दिए उसका पैसा लिया है, ठीक है। उसके बाद सर सर्विसेज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना। तो सर एक बार परसेंटेज देखें क्या, 279,375 डिवाइड बाय 8,20,000, ओहो 34%। तो सर अगर आपको याद हो, अगर गुड्स का पोर्शन 25 है, सर्विसेज का पोर्शन 75% है, तो एग्जाम्प्ट रहता है। यहाँ पे गुड्स का पोर्शन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। डन, यहीं पे आपको रीजन भी लिख के आना है, ठीक है। वो बुकिंग वाला ध्यान रखना, बुकिंग ऑफ टिकट वाला पॉइंट। अगला टाइम ऑफ सप्लाई, चलो ये वाला चैप्टर भी फटाफट निपटा है। Determine the time of supply in the following cases, assuming that GST is payable under reverse charge. सर गुड्स है, सर्विसेज है, गुड्स है। अब गुड्स के केस में अगर आपको याद हो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, फिर डेट ऑफ पेमेंट, और 31 डे फ्रॉम इनवॉइस डेट, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको बस एक ही केस बताऊंगा, बाकी केस तो आप खुद भी कर सकते हैं। चलो, गुड्स कब मिला, जुलाई 1, पेमेंट 10 अगस्त, इनवॉइस जून 29। अब जून 29 से यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना राजा, अपने को 31 दिन गिनने रहते हैं। कहाँ से, इनवॉइस से। तो देखो 31 दिन कैसे गिनोगे, जून का 1, जुलाई के 30, तो 30 जुलाई, तो ये आएगी हमारी 30 जुलाई। और इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, तो विच एवर इज अर्लियर, हाँ तो 1 जुलाई विच एवर इज अर्लियर है, तो 1 जुलाई आ जाएगी हमारी, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। गुड्स कब मिले, 5 जुलाई, पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में जून 28 और डेबिट हुआ जून 30, दोनों में से हमको विच एवर इज अर्लियर लेना रहता है। अर्लियर मतलब जून 28 और फिर जून 1, ठीक है। अब आपको वो 31 दिन तो गिनना आता ही है। फिर जुलाई 1, अब देखो इसमें दो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, ये वाले पार्ट पेमेंट का अलग और ये वाले पार्ट पेमेंट का अलग। तो ये थर्ड वाले में ऑटोमेटिकली कितने ट्रांजैक्शंस हैं, 2 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो बस मेरे को इतना से समझाना था कि कभी कभार एक ही क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट दिखेगा तो उसके 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपको दिखेंगे, तो 2 आपके टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिंपल बता दिया है, कोई ज्यादा लोड मत लो, बहुत सिंपल है। अगला सर वापस से टाइम ऑफ सप्लाई, सखा एंटरप्राइजेस एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइजेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 31 अक्टूबर, गुड्स वर रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री ऑन 11 अक्टूबर। सर एज पर द एग्रीमेंट द गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड बाय 31 अक्टूबर, सूरज एंटरप्राइजेस हैज रिसीव्ड द गुड्स ऑन 14 अक्टूबर 2023। तो सुनो ध्यान से, सर हमने सेक्शन 31 के हिसाब से देखा था कि गुड्स के केस में इनवॉइस कब बन जाना चाहिए, तो ऑन और बिफोर रिमूवल। तो ऑन और बिफोर रिमूवल रिमूव कब हुआ, 11 अक्टूबर तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। इन्होंने बनाया क्या इनवॉइस, तो अच्छा ये पूछ रहे हैं इनवॉइस कब तक बन जाना चाहिए, तो 11 अक्टूबर तक इनवॉइस बन जाना चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसी ऑन 5 जून 2023, पेमेंट हुआ है 19 जून को। तो सर जब हमने सर्विसेज दी उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए, तो 5 जून से 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बन जाना चाहिए, तो बना दो इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर, प्लस 30 दिन कितना हो गया, 5 जुलाई 2023 तक आपको इनवॉइस बना देना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगला वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसका भी बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हम आ जाओ डायरेक्ट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। लिस्ट प्राइस ऑफ टैक्सेबल गुड्स 15 लाख, ये जुड़ेगा।
प्राइस लिंक सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड। सर अगर कोई भी सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो उसका कुछ भी नहीं करते हैं। अगर सब्सिडी हमें सीजीएसडी को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी से मिली है और प्राइस लिंक्ड है तो उस सब्सिडी को जोड़ा जाता है, तो इसको तो नहीं जोड़ेंगे। आहो, प्राइस लिंक सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, तो एनजीओ से मिली इसको प्लस करो। फिर टैक्सेस सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपनसेशन सेस, इन 5 को छोड़ के जो भी टैक्सेस है उसको प्लस करा जाएगा। पैकिंग चार्जेस प्लस करा जाएगा। लेट फीस, सर देखो लेट फीस जो भी हमें लेट फीस मिल रही है अगर हमें मिल रही है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, पर अगर वेव ऑफ हो गई तो जीएसटी नहीं आएगा। और जो भी इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी होती है उसको हम कम जीएसटी मानते हैं, उसको हम उसके अंदर जीएसटी इंक्लूसिव मानते हैं। तो देखते हैं चलो। रेसिपेंट हैज अग्रीड टू पे 6000 एंड नो एडिशनल अमाउंट। अब क्वेश्चन नहीं बोल दिया एडिशनल अमाउंट नहीं पे होगा, तो ये जो 6000 है इसको करना पड़ेगा 100/118 और वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस करना पड़ेगा और हो गया क्वेश्चन। देखो 15 जोड़ा, 50 जोड़ा, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, टाइपराइटर से छोटी सी गड़बड़ हो गई है। 15 लाख, 50,000, 70,000, तो आंसर आएगा 15,85,000 और इसको भी प्लस कर दें अगर हम, तो आंसर आएगा 159,084। ठीक है, तो 159,084। अगला क्वेश्चन, कोली लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर हैज सप्लाइड अ मशीनरी टू गीसा लिमिटेड। ठीक है भैया, गीसा को दे दिया 550 की मशीन, पार्ट फिटेड इन मशीनरी एट द प्रेमाइस ऑफ गीसा लिमिटेड। अमाउंट हैज बीन पेड बाय गीसा डायरेक्टली टू द सप्लायर, हाउएवर इट वाज द कोलीज लिमिटेड लाइबिलिटी। सर एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कोई भी लाइबिलिटी अगर इनिशियली सप्लायर की है पर इनकर रेसिपेंट ने करी है तो उसको भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ोगे, तो इसको भी प्लस करेंगे। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, सर ऑल द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट, अब सर डिस्काउंट में दो बातें होती है, अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई है या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई है और डिस्काउंट आपको पता है और इनवॉइस में एंटर करा है, माइनस करो। पर वो डिस्काउंट जो पता नहीं है, ईयर एंड के बाद है, एडिशनल डिस्काउंट है, तो वो माइनस तभी होगा जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। एक, सेलर बायर का एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा बायर हमारा आईटीसी रिवर्स कर दे। ठीक है, 550, 20, 25, तो इनको जोड़ो, ये 2% डिस्काउंट मालूम है। अब बच्चे एक और गड़बड़ करते हैं, डिस्काउंट हमेशा ये लिस्ट प्राइस पे ही देना है। ठीक है, पैकिंग चार्जेस और दूसरे अमाउंट पे डिस्काउंट नहीं देना। तो 550, 20, 25 और 550 पे डिस्काउंट, सर वो एडिशनल डिस्काउंट पे कुछ नहीं लिखना, पर बाकी आपको रीजन हर जगह लिख के आना है और फिर आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगला, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहला क्वेश्चन एग्जाम में इसी का आने वाला है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी आपने देख लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, भरोसा रखो, ये दो क्वेश्चन आईटीसी के मैंने बेस्ट क्वेश्चन उठाए। चलो, क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड डीलर इन पटना, इज इंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाई। इट इज नॉट इंगेज इन रेंटिंग ऑफ कार बिजनेस। कंपनी ने ये सब बताया। सबसे पहले लास्ट में देखो निकालना क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश। अगर बोले नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश तो भाई समझ जाना क्वेश्चन बड़ा है। आउटपुट लाइबिलिटी भी निकालनी है, आईटीसी भी निकालना है और ये सेट ऑफ करके भी बताना है कि कितना मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, अगर कोई भी लाइबिलिटी आरसीएम में हमें पे करनी है तो उसका आईटीसी भी मिलेगा और आखिरी में आउटपुट लाइबिलिटी लेस आईटीसी और जो भी मिनिमम पेमेंट आएगा उसमें आखिरी में हम ऐड कर देंगे क्या, वो आरसीएम वाली लाइबिलिटी। ठीक है, चलो, आउटवर्ड सप्लाई इंट्रा स्टेट है। सर मार्केट वैल्यू नहीं लेते भाई, कौन सी वैल्यू लेते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा इसके ऊपर, इंटर है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आईजीएसटी। कंपनी ने इक्विटी शेयर प्लेज रखे हैं, सिक्योरिटीज के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं आता, तो सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ जीएसटी। स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर शेड्यूल 1 में सिंपल सी बात है, अगर दो जीएसटी नंबर होंगे
तभी स्केड्यूल 1 अट्रैक्ट होगा, पैरा 2 अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे आपके 2 जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे पैरा 2 अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। फिर इनवर्ड सप्लाई, ओहो, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा परचेस है। आउट ऑफ 30 इनवॉइस 10 इनवॉइस वर नॉट फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1। तो भैया 2.5 लाख के जीएसटीआर 1 में फर्निश नहीं हुए, तो भैया उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, जो जीएसटीआर 1 में फर्निश होंगे वही आपको 2B में दिखेंगे, उसी का आईटीसी आपको मिलेगा। फिर पेडी इंटू राइस, सर जीएसटी लगेगा, नॉट एग्जेम्प्ट। इंट्रा स्टेट हायर पे हमने ट्रक दी है गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, सर हायर पे ट्रक अगर आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी को देते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी आता है। ठीक है। उसके बाद IIM अहमदाबाद को अमाउंट दिया फॉर 15 डेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग। सर छोटे मोटे कोर्सेज के लिए जो भी पेमेंट दिया उसके ऊपर जीएसटी आता है। फिर एयर टिकट्स परचेज फॉर इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी, टोटल फेयर वॉज 1 लाख, आउट ऑफ विच बेसिक फेयर वॉज 80,000। अब टिकट परचेस करी गुवाहाटी, तो गुवाहाटी हमारा पटना से गुवाहाटी आसाम, हाँ आसाम हमारा वो बगदोगड़ा आसाम वो बैटमैन वाली स्टेट में आता है, तो इस पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। एग्जम्प्ट है तो फिर आईटीसी की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स अकाउंटेंट भाई ने एक इनवॉइस डेटेड 2 दिसंबर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। ठीक है, ये इन्होंने रिकॉर्ड करना भूल गए थे, इसका पेमेंट भी नहीं करा था। ये इनवॉइस था हमारा, हमने कार ली थी ऑन रेंटल बेसिस। ठीक है, शेयर्स की बात हो गई, कार रेंटल की बात हो गई। अब देखो ध्यान से सुनना, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। देखो सबसे पहले तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश, आपको सब बताना है। आउटवर्ड लाइबिलिटी, वैल्यू आपको लिखनी है तो लिखो, वैल्यू नहीं लिखनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं वैल्यू, इन्होंने पूछा नेट जीएसटी लाइबिलिटी। तो CGST, SGST और IGST ऐसा कॉलम आपको बनाना है। ठीक है, रीजन बताना है। फिर आपको एक यहीं पे लिखना है क्या, टोटल आउटपुट टैक्स, फिर लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसका आपको देना है वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, टोटल आउटपुट टैक्स लेस क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब नीचे आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। अब वर्किंग नोट नंबर 1 पे कौन कौन सा आईटीसी मिलेगा। सर एक तो वो माइनस कर देना ना, 12 लाख में से 2.5 लाख गए तो 9.5 लाख, उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग, सर वो ट्रेनिंग कोर्सेज हमने लिया है तो उसके ऊपर सामने वाला जीएसटी चार्ज करेगा, उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। एयर टिकट वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है एयर टिकट परचेज्ड, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, आपको एग्जम्पशन दे दिया है। तो एयर टिकट परचेज है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, एग्जम्पशन दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कार टेकन ऑन रेंटल बेसिस। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो क्योंकि हम सेम बिजनेस में नहीं है, तो जो हमने कार रेंटल बेसिस पे लिया है दैट इज एग्जिम्प्ट। सॉरी, क्योंकि हम सेम बिजनेस में नहीं है, तो जो हमने कार रेंटल बेसिस पे लिखा है उसका आईटीसी ब्लॉक्ड होता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, तो सर उसका आईटीसी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक और चीज, कार ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई कि आईटीसी नहीं मिलेगा, पर क्या हमको आरसीएम में इसको ई कैश लेजर से पे करना है? तो अगर उसका टाइम ऑफ सप्लाई फॉल करता है तो मुझे पे करना पड़ेगा, और अगर टाइम ऑफ सप्लाई फॉल नहीं करता तो पे नहीं करना पड़ेगा। तो आओ देखें, सबसे पहले इन्होंने बताया कि टैक्स ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई, अब देखो सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको याद हो तो पेमेंट और 61 डे फ्रॉम इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट हुआ ही नहीं था क्वेश्चन में, तो इनवॉइस से 61 डे, तो जैसे ही इनवॉइस से 61 डे गिना तो हमारा आया 1 फरवरी। और फर सर हम बना किसके लिए रे राजा, तो हम तो जनवरी का लाइबिलिटी निकाल रहे हैं। 1 फरवरी आया तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया, तो राजा इसका जीएसटी भी मुझे पे जनवरी में नहीं करना, कब करना है, फरवरी। इसलिए यहाँ पे न तो आईटीसी मिलेगा और न ही यहाँ पे जीएसटी आपको पे करना है आखिरी में ऐड करके। ठीक है, आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये हो गया हमारा आईटीसी,
और इसके बाद ये आईटीसी को माइनस कर देना, सेट ऑफ कर देना। सेट ऑफ करने के बाद ये आ जाएगा मिनिमम नेट जीएसटी पेबल। और सर मिनिमम में हम करते हैं ऐड आरसीएम लाइबिलिटी। अब सर आरसीएम लाइबिलिटी यहाँ पे ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आया ही नहीं जनवरी में, वो कब आया, वो फरवरी में आया। आया समझ में? ठीक है, सेट ऑफ तो अब आपको आते ही होगा, बच्चे को सेट ऑफ मालूम है। चलो एक बार बता देता हूँ, CIS, आई से आई से सी, आई से एस, पहले पूरा आई खत्म होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सी से सी, फिर सी से आई, एस से एस और एस से आई। ठीक है, सी और एस का आपस में सेट ऑफ नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन। Evershine Private Limited, a GST registered supplier, is engaged in पैकेजिंग गुड्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब सबसे पहले बड़े क्वेश्चन में देख लो आखिरी में पूछ क्या रहा है। ये वापस से नेट जीएसटी पेबल इन कैश। अगर नेट जीएसटी पेबल इन कैश आ रहा है मतलब भैया क्वेश्चन काफी बड़ा है। आउटपुट लाइबिलिटी निकालो, लेस आईटीसी करो, उसके बाद अगर आरसीएम है तो आरसीएम का इफेक्ट भी देना पड़ेगा। चलो, सप्लाई ऑफ गुड्स 18 लाख टू वेदही इंटरप्राइजेस, फर्दर रिसीव 50,000 फ्रॉम वेदही टुवर्ड्स फ्रेट चार्जेस। तो सेक्शन 15 के हिसाब से 18,50,000 के ऊपर जीएसटी आएगा। ठीक है, ये राजस्थान और हम कहाँ के हैं, हम जयपुर राजस्थान, तो CGST SGST लग जाएगा। दूसरा, 35 लाख का गुड्स हमने सप्लाई करा, उत्तर प्रदेश 60,000 सेपरेटली चार्ज करा, ओके म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो 35,60,000 के ऊपर जीएसटी आ जाएगा और उत्तर प्रदेश से तो IGST लगेगा। फिर हमने 6 लाख रुपए का गुड्स दिया और 30,000 का डिस्काउंट भी है, तो 6 लाख में से 30 गए, 570 रुपए जीएसटी आ जाएगा। राजस्थान CGST SGST, सिंपल। इट डिलीवर्स अ गुड्स ऑफ ₹2 लाख टू जीवन सॉल्यूशन, अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड एट बीकानेर ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। सर देखो, बिल टू शिप टू मॉडल के केस में जो बिल टू का लोकेशन होता है ना, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है। और बिल टू का लोकेशन मतलब जिसके डायरेक्शन पे माल इधर उधर हुआ है। तो किसके डायरेक्शन पे माल इधर उधर हुआ है? रघु इंटरप्राइजेस, और वो कहाँ का है? मुंबई। तो हमारे लिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है और इस लोकेशन को देखेंगे तो IGST पिक्चर में आएगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई। सर रॉ मटेरियल खरीदा वर्थ ₹20 लाख और 1 लाख का नहीं मिला, तो जितने का मिल गया उतने का ITC मिलेगा। 19 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय जो भी GST का रेट है उतने का ITC मिल जाएगा। सर हमने मशीनरी खरीदी है वर्थ ₹2 लाख और को हो कंपनी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द फुल वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग द GST कंपोनेंट। तो कंपनी ने फुल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले लिया है, तो भाई अब GST का क्रेडिट भूल जाओ। परचेज ट्रक वर्थ ₹15 लाख लोकेटेड इन अजमेर। सर कार का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ट्रक का क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर कार, ओहो कार का क्रेडिट इस ब्लॉक्ड, नहीं मिलेगा, नो मैटर आपने डायरेक्टर के पर्सनल यूज के लिए खरीदी हो। ठीक है, परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर। सर अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज लिया और अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज को कैपिटलाइज करा है तो उसका ITC भी ब्लॉक्ड होता है। कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब हमने कैपिटलाइज करा है तो इसका ITC भी ब्लॉक रहेगा। ओपनिंग ITC आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन काफी प्लेन वेनिला सिंपल क्वेश्चन है। देखो बार बार अब ये क्या बताना आपको, तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। तो आउटपुट लाइबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया। आप वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखो तो अच्छी बात, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख लिया करो, उससे एग्जामिनर को भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। CGST SGST IGST। ठीक है, इसके बाद टोटल आउटपुट टैक्स लेस ITC। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। मैंने आपको क्वेश्चन में पूरा डिस्कशन बता दिया कि किसका ITC मिलेगा और किसका ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन आप देख के चले जाना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रजिस्ट्रेशन, चलो अब आगे के चैप्टर्स थोड़ा सा फास्ट हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर हैज एक्सीडेड 40 लाख ऑन 1 सितंबर, और भाई साहब ने 20 सितंबर को अप्लाई कर दिया। जिस दिन मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, अगर मैंने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो मेरा रजिस्ट्रेशन बैक डेट से इफेक्ट में आ जाएगा। तो क्या मैंने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया? हाँ, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव हो जाएगा? 1 सितंबर से इफेक्टिव हो जाएगा।
इनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 25 अक्टूबर, और भाई साहब ने 30 दिन के बाद अप्लाई करा। अगर आपने 30 दिन के बाद अप्लाई करा तो जिस दिन आपकी आरसी आ गई उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। आपकी आरसी कब आई? 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, ओहो हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी, बताओ इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं। देखो रजिस्ट्रेशन में 3 लिमिट होती है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। 10 लाख फॉर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 20 लाख वो 6 स्टेट्स, एपी, यूके, तेलंगाना, पुडुचेरी, मेघालय और सिक्किम। ठीक है। उसके बाद 40 लाख की लिमिट फॉर इंट्रा स्टेट गुड्स अदर देन दिस 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और वो नोटिफाइड गुड्स नहीं होने चाहिए। इंट्रा स्टेट 7 लाख, ये टर्नओवर में जुड़ेगा। इंटर स्टेट ये टर्नओवर में जुड़ेगा, 7 और 6 13। आउटवर्ड सप्लाई जोड़ो 14। ये वाला टर्नओवर में वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, हाँ तो ये भी जोड़ो। तो 7 और 1 13, 14, 14 और 5 19 लाख। ठीक है, 19 लाख इनका टर्नओवर है। और कौन सी लिमिट इनके ऊपर लगेगी? अच्छा हाँ, 2 मिनट। अब देखो सर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में 10 लाख की लिमिट होती है। पर राजा मणिपुर से सामने वाला क्या कर रहा है? एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई कर रहा है। क्योंकि सामने वाला एग्जेम्प्ट गुड सप्लाई कर रहा है तो इसके ऊपर लिमिट कितनी लगेगी? 20 लाख की लिमिट लगेगी। तो इसका 19 लाख टर्नओवर है, तो रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। एक और बात, अगर यहाँ पे चुपचाप एक पॉइंट लिख देता, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम 50,000। इस पॉइंट से टर्नओवर में तो फर्क नहीं पड़ता, पर फिर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाते और आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। क्योंकि अगर आपको आरसीएम में टैक्स पर पे करना है तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। तो छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। आ जाओ, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। फैशन क्वीन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एग्रीगेट टर्नओवर 40 करोड़। और ई इनवॉइस, सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कोई से भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जब से जीएसटी आया है 5 करोड़ से ज़्यादा, तो फिर आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे इसे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ B2B सप्लाई से, तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सर किस किस को एग्जाम्शन मिला हुआ है? तो इन सारी एंटिटीज़ को ई इनवॉइस से एग्जाम्शन है। SEZ यूनिट्स, नॉट डेवलपर, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। सर सिनेमा वाले और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन्हें इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 52 करोड़। यू आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट वेदर। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पर राजा अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को सप्लाई करें और हमारा टर्नओवर ज़्यादा है तो हमें ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सप्लायर का टर्नओवर देखा जाता है, रेसिपिएंट का टर्नओवर नहीं देखा जाता। और ये जो सारी एग्जाम्शंस हैं, अगर ये सब सप्लायर होंगे तो ही आपको एग्जाम्शंस मिलेगी। ठीक है, सिंपल। फिर बहुत टाइम हो गया सर, वो डायनामिक क्यूआर कोड का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ही के अटेम्प्ट में पूछा जाएगा, इस डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल टू सप्लायर। सर अगर कोई भी सप्लायर का टर्नओवर जब से जीएसटी आया है 500 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको डायनामिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। और इस डायनामिक क्यूआर कोड किस किस को नहीं लगेगा? तो इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनी, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, फिर सिनेमा वाले, ओइडार वाले, इनको डायनामिक क्यूआर कोड बनाने की जरूरत नहीं है। सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, ये थ्योरी चैप्टर से एग्जाम में आते हैं राजा। स्काई इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ मोबाइल, ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। उसने आपसे एडवाइस मांगी कि कौन से रिकॉर्ड उसको मेंटेन नहीं करने। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके एग्जाम में छपेगा। तो एक तो गुड्स और डिटेल्स ऑफ टैक्स, तो कंपोजिशन वालों को ना ही स्टॉक ऑफ गुड्स रखना है और ना ही टैक्स की डिटेल रखनी है। पूरा आपको बताना पड़ेगा कि स्टॉक ऑफ गुड्स में क्या नहीं रखना, कितना गुड्स रिसीव्ड है, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, सप्लाई, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, गिफ्ट, फ्रू सैंपल, ये सारी चीज़ें। डिटेल्स ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्टेड, पेड, ITC,
टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। फिर हर्ष भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट के धंधे में इन्वॉल्व हैं और हर्ष भाई आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं। तो हर्ष भाई को नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन जिनके बिहाफ पे उन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करा, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, जो इनपुट्स मिले हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी जो यूटिलाइज हुए हैं, फिर उसके बाद पेमेंट कितना मिला है, पेमेंट कितना रिसीव हुआ है, ये सारी डिटेल्स हमारे हर्ष भाई को रखनी पड़ेगी। धनंजय एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन गुजरात, डील्स इन इंडस्ट्रियल ग्रेड एंड स्टील प्रोडक्ट, प्रोप्राइटर सोल्ड आयरन बार्स एट 40,000, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7,000, जीएसटी 18%। तो ये इनवॉइस बनाना है या नहीं। अब देखो ई इनवॉइस के लिए कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स देखा जाता है और कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स में आपको जीएसटी भी जोड़ना पड़ता है। तो 47,000 प्लस 18%, ओहो 55,460, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है तो फिर ई इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस 55,460 है तो ई इनवॉइस मैंडेटरीली बनाना पड़ेगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। शंभू होलसेल बिजनेस में है और नंदी हमारा रेगुलर रिटर्न फाइलर्स है। नंदी हमारे टॉयज बेचता है शंभू को। शंभू भाई ने जीएसटीआर 3B लास्ट 2 मंथ से फाइल नहीं करा। नंदी को ई वे बिल जनरेट करना है। ऑल्सो मिस्टर नारायण फ्रॉम जम्मू अप्रोच मिस्टर शंभू फॉर परचेसिंग टॉयज अमाउंटिंग टू 75,000 फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न गिफ्ट। शंभू वांट्स टू जनरेट एन ई वे बिल। अब भाई एक बात याद रखना, अगर आपने डिफॉल्ट करा है तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं, पर सामने वाला ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो आपने गलती करी तो आपको सजा मिलेगी। तो देखो यही है, किसने डिफॉल्ट करा, शंभू। तो शंभू ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, हाँ, बट मिस्टर नंदी चाहे तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो ये देखो यही लिखा हुआ है रूल 138A। और रूल 138 बोलता है कि कौन ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, तो डिफॉल्टिंग सप्लायर, जिसने डिफॉल्ट करा है वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसमें एक ये आता है जिसने 2 टैक्स पीरियड से रिटर्न फाइल नहीं करे हैं तो वो डिफॉल्टिंग सप्लायर की कैटेगरी में आ जाएंगे। देखो, नो रिस्ट्रिक्शन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर नंदी। मिस्टर नंदी तो रेगुलर रिटर्न फाइलर है, तो मिस्टर नंदी तो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लॉक किसको हो जाएगा, मिस्टर शंभू को ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन। साहिल इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सितंबर में रजिस्टर्ड हुआ, जीएसटी पे करना है। उसको जानना है कि भैया कैसे कैसे कौन कौन से तरीके से जीएसटी पे कर सकते हैं। क्या मैनुअल चालान अलाउड है, चालान की वैलिडिटी पीरियड क्या है, क्या मेजर और माइनर हाइट्स में क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड है। तो ये आप इन सब तरीकों से पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, एनईएफटी हो गया, और ओवर द काउंटर पेमेंट भी कर सकते हो अप टू 10,000 पर मंथ पर टैक्स पीरियड। फिजिकल चालान जीएसटी में अलाउड नहीं है। चालान वैलिड है सिर्फ कितने दिन के लिए, चालान वैलिड है 15 दिन के लिए। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो जीएसटी पीएमटी 09 से मेजर हेड और माइनर हेड में इधर उधर फेर बदल कर सकता है अगर कोई गलती हो गई हो। 26 वेरी इंपॉर्टेंट सर, लाइबिलिटी, अगर ई लाइबिलिटी लेजर में हम कैसे क्या पेमेंट करेंगे, पहले कौन सा पेमेंट करेंगे, बाद में कौन सा करेंगे। तो आ जाओ, टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब दिया हुआ है। अब सुनो, पहले पुराने पाप क्लियर करेंगे, फिर नए पाप क्लियर करेंगे, और आखिरी में हम 73 और 74 के नोटिस को क्लियर करेंगे। तो देखो, मई का टैक्स पहले ये पे होगा, फिर इंटरेस्ट पे होगा, फिर पेनल्टी पे होगी, फिर जून का टैक्स, और फिर आखिरी में ये 73 वाला पेमेंट हो जाएगा। तो देखो 70 सेक्शन 49 सबसेक्शन 8 बोलता है फर्स्ट यू हैव टू पे सेल्फ असेस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर सेल्फ असेस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी रिलेटिंग टू करंट टैक्स पीरियड, और फिर आखिरी में 73 और 74। तो पहले मई का पेमेंट, फिर जून का पेमेंट, और फिर आखिरी में आपको 73 74 का नोटिस क्लियर करना पड़ेगा। ये आ जाओ भाई, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। सर जीएसटीआर 3B हैज बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब बाय जीएसटी। ओहो वाओ, जनवरी का रिटर्न 20 फरवरी को फाइल कर दिया। कंपनी को नोटिस में आया कि भैया हमने 16,000 का शॉर्ट टैक्स पे करा है, और ये जो शॉर्टफॉल है अब इन्होंने पे कर दिया कैश लेजर से 12,000 और क्रेडिट लेजर से 4,000। ये आपसे पूछ रहे हैं
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट। देखो लॉ बहुत ही सिंपल है। अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया पर अगर आपने गलती कर दी तो जो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे वो हम आपसे ग्रॉस अमाउंट पे इंटरेस्ट लेंगे। मतलब हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 16,000 रुपए के ऊपर, तो 16,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। अब कितने दिन के बाद पे करा? तो राजा 20 फरवरी था ना, और 20 फरवरी से 20 मार्च। लीप ईयर वीप ईयर बोला है क्या इन्होंने? अच्छा, इफेक्ट लीप ईयर का भी इफेक्ट देना है। तो भैया 20 फरवरी है तो 8 दिन फरवरी के, ओ सॉरी 9 दिन फरवरी के ना, लीप ईयर है तो 9 और 20 29 दिन, तो 29 दिन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 16,000 इंटू 18% इंटू 29/366। ये छोटा सा ध्यान रखना सर, अगर हमने रिटर्न ही बिलेटेडली फाइल करा, तो अगर आपने बिलेटेडली फाइल करा रिटर्न तो बहुत ही बढ़िया, इसमें आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, लेट फीस पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट बच जाएगा। अब इसमें इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे देना है जो आपने ई कैश लेजर से पे करा। तो सेकंड केस में भी दिन तो वही आएंगे, बस इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? 12,000 के ऊपर लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोविजन उल्टा है, ध्यान रखना। TDS TCS आ जाओ सर। रागिनी ट्रेडर्स रजिस्टर्ड सप्लायर जयपुर, ये फलाने फलाने गुड्स इन्होंने सप्लाई करे हैं, ये 3 ट्रांजैक्शन इन्होंने दिए हैं। TDS लगेगा या नहीं लगेगा? तो कंप्यूटर स्टेशनरी टू PSU 272, एयर कंडीशनर टू GST डिपार्टमेंट और जनरेटर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर हम स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट में फॉल करते हैं और अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट पेमेंट करता है सप्लायर को, तो उसे TDS डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो तीनों हैं ये स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब से TDS कब डिडक्ट करना है? अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, इनवॉइस वैल्यू नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे इनवॉइस आ सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो 2% TDS कटेगा। सेक्शन 51 में 1% CGST और 1% SGST। ठीक है, आ जाओ। तो देखते हैं भैया पहला केस, कंप्यूटर टू PSU इन मुंबई। सर 272, सबसे पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में GST हटा दो। सिर्फ ई-वे बिल वाले चैप्टर में GST इंक्लूसिव होता है, बाकी किसी में GST इंक्लूसिव नहीं होता। तो ये 2.5 लाख से कम है तो कोई TDS की बात नहीं होगी। 255 सर 2.5 लाख से ज़्यादा है, काटो GST। उसके बाद 3/12/500 ज़्यादा है तो काटो TDS 1%। बस सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में पर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट कोई दूसरी स्टेट में, तो इस केस में भले 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तब भी TDS नहीं काटा जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, TCS वेरी सिंपल। हु इज लाइबल टू कलेक्ट TCS? ब्रीफली एक्सप्लेन, तो ये सिंपल है भाई, ये आप खुद ही पढ़ लेना। एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू कलेक्ट TCS। अमेजॉन और इन सबको TCS कलेक्ट करना पड़ता है सप्लायर के पॉकेट से। TCS का रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में मिल जाता है, इनको 7 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को मंथली स्टेटमेंट देना पड़ता है ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, उसके बाद इन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, इन्हें एक एनुअल स्टेटमेंट देना रहता है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एनुअल स्टेटमेंट देना है, और TCS जो इन्होंने काटा वो 10th तारीख को डिपॉजिट भी कर देना है, और जिसका TCS काटा है, जिसका TCS कलेक्ट करा है, उसके ई कैश लेजर में ये वाला अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रिटर्न चैप्टर में से, व्हाट डू यू मीन बाय रूल 86B? आर देयर एनी एक्सेप्शन टू रूल 86B? तो रूल 86B उन सब लोगों पे लगता है जिनका टर्नओवर 0 रेटेड सप्लाई को हटा के 50 लाख से ज्यादा कोई से भी मंथ में हो जाता है। रूल 86B सिंपल ये बोलता है कि जितना भी आपका ITC है, हम आपको पूरा ITC यूज करने नहीं देंगे, हम आपको मैक्सिमम 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और ITC अवेलेबल, दोनों में से जो कम होगा वो ITC हम आपको यूज करने देंगे। ठीक है, ये रूल 86B के कुछ कुछ एक्सेप्शन। अगर आपने बीते सालों में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे करा है, 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे करा है इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और वो भी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की जो लिमिट है उसी टाइम पीरियड में आपने पे करा है। अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला है
ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा, रिफंड मिल जाना चाहिए, सैंक्शन ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। फिर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयू, लोकल अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडी, इनके ऊपर भी रूल 86 भी नहीं लगेगा। और अगर आपका क्यूमुलेटिव पेमेंट, फॉर एग्जांपल अगस्त में आपके ऊपर रूल 86 बी की एप्लीकेबिलिटी आई, पर अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपने ई कैश लेजर से ज़्यादा पेमेंट करा है, मतलब 1% से भी कहीं ज़्यादा पेमेंट करा है, तो आपके ऊपर रूल 86 बी के प्रोविज़न नहीं लगेंगे। ठीक है, डन क्लास। इसी के साथ हमारा सुपर 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन खत्म होता है। स्पेसिफिकली मैंने जीएसटी विद साहिल में अमेंडमेंट वीडियोस डाल के रखी है, वो आपको कंपलसरी देखनी ही देखनी है, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।